नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें आज हम वर्ग 10 यानी कि कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र जो विषय है, उसके प्रथम अध्याय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास पाठ को पढ़ेंगे। साथियों, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि एसएसटी काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट होती है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्टों को लगभग क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में आपके सब्जेक्टों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। एक तो आप लोग एसएसटी में पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज, या आप लोग एसएस भी बोलते होंगे, सोशल साइंस। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसको 5 भागों में बांट दिया गया है। इसको सामाजिक विज्ञान को। और यह जो सामाजिक विज्ञान होता है, जैसे कि सबसे पहले तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, जिसे इतिहास बोलते हैं। काफी बोरिंग सब्जेक्ट आप लोग को लगता होगा, कहाँ कहाँ से ये सब आ जा रहा है, लेकिन आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी होता है। दूसरा है, इतिहास के बाद आप लोग भूगोल पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? भूगोल। और भूगोल में, भूगोल को क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी थोड़ा आपको हल्का अच्छा लगता है, लेकिन आपके सिलेबस में इसके थोड़े ज़्यादा ही चैप्टर दे दिए गए हैं। बहुत ही मोटा किताब है सबसे सस्ती में। तीसरा आता है, आप लोग को पढ़ना होता है एक राजनीति शास्त्र। एक आपको राजनीति शास्त्र पढ़ना होता है। राजनीति यानी कि पॉलिटी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। जिसमें उम्र, आपकी वोट देने का अधिकार, उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का सब आपको इसमें डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। फिर आप लोग पढ़ते हैं एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है आपदा प्रबंधन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन बोलते होंगे क्या, इसका कोई किताब भी तो नहीं है हमारे पास। तो आप लोग जो भूगोल देखे होंगे ना, भूगोल में ही सबसे अंतिम में 4-5 चैप्टर है जो कि आपदा प्रबंधन का दे दिया गया है, तो आपके ये भूगोल में ही मिल जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट। और एक और होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपको यहाँ ही नहीं, अपने जीवन को जीने में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आप बड़े होते जाएंगे, अर्थशास्त्र आपके लिए काफी आसान, मतलब आपकी जीविका का एक साधन बन जाएगा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र को आप लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो आप लोग ये सामाजिक विज्ञान में आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन पढ़ते हैं और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन गिने चुने रहते हैं कि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। फिर भी हम इसका विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसके कारण आपकी बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। क्योंकि हमारा प्रयास है कि आप जब 2025 की बोर्ड परीक्षा दें, तो आपकी, मतलब एकदम जितने भी प्रश्न आपके अर्थशास्त्र से आते हैं, एक भी प्रश्न इस वीडियो के अलावा नहीं रहे, ठीक है। तो आप सभी का सब्जेक्ट यही है। आज हम लोग अर्थशास्त्र को पढ़ने वाले हैं। और आप सभी अर्थशास्त्र का परिभाषा अवश्य जानते होंगे कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। तो देखिए, सामान्य जीवन में हम लोग अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं। अर्थशास्त्र जो होता है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा ढांचा है ना, जो हमारी जीविका को एक तरफ से बोले कि निर्धारित कर रहा है। यानी हमारे चारों ओर अर्थशास्त्र है। आप सुबह में उठे होंगे, ब्रश किए होंगे, ब्रश में जो टूथपेस्ट लगाए होंगे या जो ब्रश किए होंगे, वह जाकर के किसी ना किसी दुकान से खरीदे आप लोग अवश्य होंगे। जब आप लोग दुकान से उसको खरीदे होंगे, तो उसके बदले में वह तो आपको फ्री में देगा नहीं, आप उसको जरूर कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे, ठीक है। जिसके बदले में वह देता है, उस पर कुछ वह जीएसटी भी सरकार को पे करता है। आप उसको देते हैं जोड़ के सब। मान लीजिए 10 रुपए का है, तो 1 रुपये मान लीजिए गवर्नमेंट को दे रहा है, 8 रुपए का वह खरीदा है, 1 रुपये उसके फायदे हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको बांटा जा रहा है। आप जो भोजन कर रहे हैं, अगर भोजन बाहर से खरीद करके ला के घर पे बना रहे हैं, अनाज बाहर से खरीद रहे हैं और घर पे लाके बना रहे हैं, तो उसमें भी सरकार का एक हिस्सा हिस्सा होता है। अब वो कितना हिस्सा होता है, सरकार जीएसटी लगाती है, ठीक है। आज अभी जीएसटी का भरपूर आप लोगों ने देखा होगा कि इसका चारों ओर इसका यही छाया हुआ है। हाल ही में कुछ दिन पहले
बजट भी प्रस्तुत हुआ है 2024-2025 सत्र के लिए, जिसमें निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, वित्त विभाग की मुख्य हैं, ठीक है? उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारे राज्य बिहार के बारे में बिहार की उन्नति के बारे में सोचा गया है। लगभग बहुत सारे पैसे बिहार पे खर्च किए जाने वाले हैं, ठीक है? तो आप सभी इन सभी बातों से परिचित अवश्य होंगे। तो हम आपको बता दें कि अर्थशास्त्र का एक मायने आप लोग समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र का मायने क्या होता है। तो अर्थशास्त्र जो होता है ना, इससे आपकी जीविका निर्धारित होती है। जैसे कि आपके पिताजी अगर कोई सरकारी कर्मचारी होंगे, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है? सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो वे ना कोई सरकार के द्वारा जो भी इनको काम दिया गया होगा, वह काम करते होंगे। बदले में आपके पिताजी को जो गवर्नमेंट है, उनको सैलरी देती होगी, ठीक है? सैलरी देती है, ठीक है? आपके पिताजी उस सैलरी से क्या करते हैं? सैलरी से चले जाते हैं, बाजार में आपके लिए अच्छे-अच्छे कपड़े खरीद देते हैं, आपके लिए आपके भोजन के लिए अच्छे-अच्छे अनाज खरीद देते हैं, बहुत सारी सुख-सुविधाओं की चीज़ें आपके लिए खरीद देते हैं। तो इन्होंने मान लीजिए इनकी सैलरी है ₹10,000 या सरकारी कोई कर्मचारी आपके पिताजी नहीं है तो उनको प्राइवेट कोई काम करते होंगे। अगर कोई प्राइवेट काम नहीं करते तो या तो सबसे बढ़िया काम है कृषि का काम करते होंगे, फार्मिंग ज़रूर करते होंगे। क्योंकि देश का जो अन्नदाता होता है, जो देश का भगवान है हमारे राष्ट्र का, वह एक किसान ही है, ठीक है? जिसके द्वारा हमारे संपूर्ण राष्ट्र 140 करोड़ देशवासियों का पेट भर पाता है, इन्हीं किसान भाइयों के कारण, ठीक है? तो यह कृषि भी काफ़ी अच्छा काम है, ठीक है? तो मान लीजिए कोई ना कोई आपको क्या दे रहा है, सैलरी इसके आपके पिताजी को दे रहा है, आपके बड़े भैया काम करते हैं तो उनको कोई ना कोई सैलरी मिल रहा है। अनेक प्रकार के काम हो सकते हैं, आपका प्राइवेट बिजनेस भी हो सकता है। तो इससे आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, आपके लिए कपड़े खरीद दे रहे हैं। मान लीजिए आपके लिए कपड़े खरीद दिए 2,000 रुपए के, ठीक है? ठीक है, आपकी मम्मी के लिए क्या खरीदिए, मम्मी के लिए भी साड़ी खरीद दिए, ठीक है? साड़ी खरीद दिए, उनके लिए भी 2,000 का, ठीक है? आपके घर का अनाज खरीद दिए, घर के अनाज मान लीजिए 4,000 रुपये का खर्च आ गया, ठीक है? तो 4 2 6 2 8,000 रुपया बचा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये में 1,000 रुपये रख दिए कि किसी जरूरी काम पे खर्च किए जाएंगे और 1,000 रुपये पूंजी के रूप में रख दिए। इसी 1,000 रुपये में से पूंजी के रूप में इसको क्या रख दिए कि भविष्य में आगे चल करके हमारे परिवार को किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, हम इस 1,000 रुपये का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे हर माह में चलता रहता है उनका क्रमवार, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि आपके पिताजी ने सरकार से पैसे तो लिए काम करने के लिए, आपके पिताजी ने कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका कोई प्राइवेट बिजनेस है, उसके बदले उनको कुछ पैसे तो मिल रहे हैं। आपके पिताजी अगर एक किसान है, जो अच्छी बात है, जो तो उनको भी किसानी के द्वारा कुछ पैसे मिलते हैं अनाज को बेच करके या कोई भी कृषि जनित कार्य को करके, ठीक है? इन तीनों क्षेत्रों के बारे में, ठीक है, अभी हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जो भी इनको पैसे मिल रहे हैं ना, इसको किसी न किसी दूसरे व्यक्ति पे जाकर के क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो वह जो यह व्यक्ति जो आपको कपड़े दे रहा है पैसे से, यह भी क्या करता है, इसको भी मान लीजिए 2,000 रुपये मिले, और ये 2,000 रुपये मान लीजिए 10 कपड़े बेच रहे हैं, 20 कपड़े बेच रहे हैं, मान लीजिए इसको 40,000 रुपये में, तो इसके घर में एसी की जरूरत है, या जा करके एसी खरीद रहे हैं। इनको 2,000 रुपये मिले, 2,000 गुणे मान लीजिए इन्होंने 20 कपड़े बेच दिए एक दिन में, ठीक है? तो 2,000 में 20 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2,000 में 20 से गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 पे 4 ठो जीरो हो जाएगा। मतलब इन्होंने 40,000 रुपये कमाए एक दिन में, जिसमें इनका कपड़ा यह खरीद करके लाए थे मान लीजिए 30,000 रुपये, या ऐसी बात किया जाए ये 25,000 रुपये के कपड़े खरीदे थे, ठीक है? और इनको 15,000 रुपये क्या मिले, मुनाफे मिले। अब इनके घर पे बहुत अधिक गर्मी हो रही है, 15,000 रुपये इनको मिल रहे हैं, तो मान लीजिए बाजार में जाते हैं, कोई अच्छा सा कूलर देख लेते हैं। ये अच्छा सा कूलर देख करके क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। मान लीजिए ये 12,000 रुपये का क्या ले लिए, अच्छा सा कूलर ले लिए। इनके पास 3,000 रुपये बचे, तो 3,000 रुपये का अपने बच्चों के लिए कुछ ले लिया, अपने परिवार के लिए कुछ अनाज उनाज ले लिए। तो ऐसे ही हमारी जीविका क्या होती रहती है, चलती रहती है। आप लोग कोई भी काम करते हैं, उसके बदले जो आपको पारिश्रमिक धन मिलता है, आपको जो पैसे मिलते हैं, इसी प्रकार आपकी जीविका निरंतर वर्ष क्या रहती है, चलती रहती है। तो इसे ही अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है?
जिससे हमारी जीविका चल रही है, हम भोजन कर पा रहे हैं, हमारी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति भोजन कर पा रहा है, हम यहाँ मार्कर खरीदे हैं, तो मार्कर के बदले भी हमने कुछ न कुछ जान से खरीदे हैं, पैसे दिए होंगे, हमने इसमें डालने के लिए इंक खरीदे हैं, तो जहाँ से हमने खरीदे हैं वहाँ पे कुछ हम पैसे दिए होंगे, वह व्यक्ति किसी दूसरी दुकान पे जाएगा, उसको जो वस्तु का ज़रूरत है वह उसके बदले में उसको पैसे देगा, ठीक है? तो इसी प्रकार हमारे जो देश का जो अर्थशास्त्र है, अर्थ विज्ञान है, वह क्या रहता है, दिन प्रतिदिन चलता रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग इस अर्थशास्त्र को समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा तंत्र है जिससे हम सब बंधे हुए हैं। ठीक है, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे आपके पिताजी हों, आपके दादाजी हों, या आपके परिवार का कोई भी सदस्य, इस संपूर्ण पृथ्वी पे रह रहा कोई भी सदस्य जो है वह इसी अर्थशास्त्र के अंतर्गत बंधा हुआ है, जिससे उनकी जीविका चल पा रही है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इस टॉपिक को, अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, इसको समझ गए होंगे। आज साथियों, हमें इस अर्थव्यवस्था का दिन प्रतिदिन विकास कैसे हुआ, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्राचीन मानव जो है, जो प्राचीन मानव था जिसे आदि मानव भी बोला करते थे, उनके पास उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं थी जितना कि हमारे पास है। वे लोग किताब की एक अक्षर का महत्व ना समझ पाते, वह आग के बारे में कभी नहीं समझ पाते, वह किसी जीव के बारे में कभी नहीं समझ पाते, उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, ये बातें समझ नहीं पाते। मतलब उनकी मस्तिष्क की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। तो इसी अर्थव्यवस्था का किस प्रकार दिन प्रतिदिन विकास होते गया। आप लोग कभी सुनते हैं कि हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, कोई देश सुनते हैं देश का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, कोई देश के बारे में सुनते हैं देश का सर्वप्रथम सबसे बड़ा इकोनॉमी है। आप लोग यह भी सुनते होंगे कि भारत देश में रुपया प्रचालित होता है। एक और बात आप सुनते होंगे कि नेपाल देश में भी रुपया प्रचालित होता है, बांग्ला में टका प्रचालित होता है, अमेरिका में डॉलर प्रचालित होता है। तो ये सभी बातें जो हैं आप लोग जरूर सुने होंगे। तो कहने का हमारा मतलब है कि अर्थशास्त्र का मायने क्या है। अर्थशास्त्र का मायने होता है हमारे जीवन को बेहतर बनाना। ठीक है, हम अच्छे से अच्छे अपने जीवन को जी सकें, इसके लिए क्या करना, हमारे जीवन को बेहतर बनाना। तो ये सभी क्रियाकलाप आपके जीवन में भी घटित अवश्य होती होंगी। साथियों, एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि जब जिद तूफानी हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते। क्या, कि जब जिद तूफानी होना तो रास्तों की परवाह नहीं करते। यानी कि हमने ठान लिया है कि इस अर्थशास्त्र की किताब को पढ़ जाना है, हमारी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक से हमें पास हो जाना है। ठीक है, तो हमारी जिद है, तो हम रास्तों की परवाह नहीं करेंगे कि किस रास्तों से हमें इसमें गुजरना है, किस रास्तों से गुजर करके हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप इन महत्वपूर्ण लाइन को नोट करेंगे कि जब जिद तूफानी हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते। और इसी के साथ चलिए हम अपने अध्याय को स्टार्ट करते हैं। अध्याय का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। साथियों, अगर आपके समक्ष किताब हो तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो लेकर के बैठ जाइए और एक कॉपी तथा एक कलम लेकर के भी बैठ जाइए, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सभी को बतलाया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं तथा आने वाले हैं, सभी को बताया जाएगा। और यह मेरा 100% गारंटी है कि जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसके अलावा और कोई भी प्रश्न इस चैप्टर 1 से आने वाला आपकी बोर्ड की परीक्षा में नहीं है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य साझा करें, क्योंकि आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो हम भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक कहावत भी कही गई है कि कुछ ऐसा किया जाए कि ना आप जहाँ पे हैं आप वहां पर ना रहें, हम जहाँ पर हैं हम वहां पर ना रहें। अर्थात आपकी भी प्रगति हो और हमारी भी प्रगति हो। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। ठीक है, चलिए हम चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। साथियों, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास की कहानी काफी पहले से ही शुरू हो चुकी है। हम बात करते हैं, आपके अध्याय में दिया गया है कि अगर इसको पढ़ा जाएगा तो इसका कोई अंत होने वाला नहीं है कि कब से इसका प्रारंभ हुआ है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत को जो आज़ादी है वो 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था, यानी हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया था। साथियों, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब 15 अगस्त आने भी वाला है, जुलाई चल रहा है, इसके बाद 15 अगस्त आएगा। ठीक है, काफी उत्सव का, काफी खुशी का यह त्योहार होता है। इसी दिन हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 से प्रारंभ करते हैं साथियों। तो उसके पहले भी देखिए, उसके पहले 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेजों का शासन लगभग 200 वर्षों तक चला था। मतलब
1947 तो ले लीजिए, यहाँ पे 1747 या इसी के कुछ करीब में हमारा देश क्या हुआ था, अंग्रेजों के अधीन गुलाम हो गया था। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी सत्ता ने हमारे देश पे क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, तो उन्होंने लोगों को भड़काने के लिए, कि आप सभी अच्छी तरीके से यह भी जानते होंगे कि हमारे देश के जो लोग हैं ना, वह भ्रातृत्व भाव से रहते होंगे। अगर आपने हिंदी का तीसरा अध्याय मैक्स मुलर द्वारा रचित, फ्रेडरिक मैक्स मुलर जिनका जन्म जर्मनी के डेसाउ में हुआ है, ठीक है, उनके भारत से हम क्या सीखे ये वाला जब आप लोग अध्याय पढ़े होंगे, तो उन्होंने इस अध्याय में लिखा हुआ है कि भारत देश के लोग धर्मों की दृष्टि से बहुत ही मतलब सुगत भाव से रहा करते थे। ठीक है, यह क्वेश्चन भी है हिंदी का, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण रहता है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। ठीक है, तो क्योंकि भारत के लोग भ्रातृत्व भाव से एक दूसरे से मिलजुल करके, आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप हमसे ले लीजिए, हमें किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें दे दीजिएगा, इस भाव से लोग हमारे देश में रहा करते थे। और यह हमने जो शब्द बोला कि जो आपको जरूरत है आपको जरूरत है वो हमसे ले लीजिए, और हमको जरूरत है वो आप दे दीजिए, यही विनिमय की एक प्रणाली जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ना भी है। ठीक है, तो ऐसे ही देश हमारा चल रहा था, उन लोगों के अधीन था हमारा देश, हमारे देश का विकास लगभग क्या हुआ था, रुक चुका था। ठीक है, तो एक और बात यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि हम लोग अंग्रेजी शासन के उपनिवेश हो गए थे। यहाँ पे उपनिवेश, एक उपनिवेश शब्द है, इस उपनिवेश का अर्थ है कि कहाँ पे किसका शासन चल रहा है। मान लीजिए 15 अगस्त 1947 के पहले की बात की जाए तो भारत में कौन थे, अंग्रेज थे, और भारत में अंग्रेजी सत्ता का ही शासन चलता था, इसलिए कहा जा सकता है कि भारत अंग्रेजी शासन का क्या है, उपनिवेश था। यानी 15 अगस्त 1947 के पहले भारत अंग्रेजी व्यवस्था का, अंग्रेजी शासन व्यवस्था का क्या है, एक उपनिवेश है। और उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, गुलाम एक तरफ से होता है। ठीक है, मतलब हम किसके अधीन हैं, यह उसका क्या हो जाएगा, उपनिवेश हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उपनिवेश किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो भी देश किसी दूसरे देश के लोगों के द्वारा अधीन होता है, उस देश का वह क्या होता है, उपनिवेश होता है। जैसे कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, क्योंकि भारत अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था। ठीक है, क्योंकि भारत में अंग्रेजों की ही अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों के द्वारा लाई गई सारी जितने भी उनके द्वारा कानून पारित किए जाते थे वह भारत देश में चलता था। और अंग्रेजों ने क्या किया था, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को एक दूसरे के साथ दूर रखने के लिए, क्योंकि जब दो लोग आपस में मिलेंगे, तीन लोग मिलेंगे, चार लोग मिलेंगे, तो लोगों में सहमति हो जाएगी, और जब लोगों में सहमति हो जाएगी तो जो अंग्रेज लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनका क्या भंडाफोड़ हो जाएगा, और सभी लोग मिल करके उनको खदेड़ देंगे, हमारे देश से बाहर निकाल देंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, देखिएगा, कुछ चुंगलीखोर दोस्त भी होते हैं, कुछ चुंगलीखोर लोग भी होते हैं, जो इनका बात उनको जाकर के बोलेंगे और उनका बात इनको जाकर के बोलेंगे, और जब दोनों भी कभी भी आपस में बात अब नहीं करने वाले हैं, इनको दोनों से फायदा हो रहा है, लेकिन दोनों को आपस में कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रति विरोधी बनते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कभी पसंद करने वाले लोग आज एक दूसरे से पास जाने से बिछलाते हैं कि क्यों इस व्यक्ति के पास जाया जाए जो हमारे बारे में ऐसा सोचता है, लेकिन वह व्यक्ति उनके बारे में ऐसा सोचता नहीं है। तो यही अंग्रेजों ने किया था, कि अंग्रेजों ने क्या किया था, फूट डालो, फूट डालो और शासन करो। बोला जाएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ये लोग क्या करते थे कि कोई भी जो दोस्त हुआ करते थे, 10 लोग हुआ करते थे, उनके बीच यह क्या डाल देते, फूट डाल देते थे। एक धर्म के लोग हैं, उसको दूसरे धर्म के प्रति फूट डाल देते थे, दूसरे मतलब झगड़ा लगा देते थे, चुगली कर देते थे, और उन दोनों पर वह क्या करते थे, शासन करते थे। मान लीजिए कोई हिंदू कम्युनिटी का व्यक्ति है, उसको उसके विरुद्ध, वह तुम्हारे विरुद्ध ऐसी बातें बोल रहा था, तुम्हारी धर्म के विरुद्ध, उसको भड़का देंगे। और कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति है, उनको भी जाकर के हिंदू धर्म तुम्हारे बारे में ऐसे, यहाँ के लोग वैसे बोल रहे थे, जो पहले काफी भ्रातृत्व भाव से रहा करते थे, काफी प्रेम से रहा करते हैं। आज भी हमारे देश में भारत के जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सब भेदभावों को छोड़ करके काफी प्रेम पूर्वक रहा करते हैं। उन लोगों ने क्या किया था, इन दोनों को क्या करने लगे थे, अलग करने लगे थे। मान लीजिए आपका भाई है और आप हैं,
तो कोई तीसरा व्यक्ति आता है, बोलता है देखो तुम्हारे बड़े भैया ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में बोल रहे थे, ठीक है। फिर वह व्यक्ति चला जाता है आपके पास और बोलता है कि देखो तुम्हारा छोटका भाई तुमसे छोटा ही है, तुमको गाली दे रहा था, तुमको ऐसा ऐसा बोल रहा था, तुमको बोल रहा था कि तुम हमारे पैसे पे ऐश करते हो। ऐसी ऐसी बातों को भड़का करके इन दोनों के बीच क्या करवा देंगे, बंटवारा करवा देंगे और दोनों के पास जाएंगे, दोनों से सम्मान लेंगे, दोनों से उनको क्या होगा, फायदा होगा। तो यही अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो और शासन करो की नीति उन्होंने क्या की थी, अपना ली थी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने हमारे देश का काफी शोषण किया, हमारे देश के लोगों का शोषण किया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का शोषण, शोषण का मतलब होता है उसका हानि पहुंचाया, केवल हमारे देश को उन्होंने हानि ही पहुंचाया लगभग 200 वर्षों तक। यहाँ पे उपनिवेश है और उपनिवेश के बारे में हम आपको बता दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के संपन्न के अंतर्गत शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों के निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश का शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का क्या था, एक उपनिवेश था, यानी कि गुलाम था। अभी आपको हम अच्छी तरीके से बता चुके हैं साथियों। उसके बाद अर्थव्यवस्था का अर्थ आपको बताया जाता है, जो कि आपको शुरू में ही बता चुके हैं। और यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्री भी हैं, उन अर्थशास्त्रियों के द्वारा हमारे देश के बारे में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कहा गया है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि देखिए कि अर्थव्यवस्था का किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी हमारे यहाँ पे कौन कौन से संसाधन है जिससे मानव को यह लाभ हो सकता है, इसका प्रयोग कर सकता है। ब्राउन साहब से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यानी कि लोगों की जीविका देने की प्रणाली है, लोगों को कार्य देने की एक प्रणाली है। तो ब्राउन साहब ने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था एक आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है ना, जिसके अंतर्गत लोग किसी भी कार्य को करके उनको जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी जीविका को चलाते हैं। और उसी के नीचे लिखा है कि संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति हो। साथियों यहाँ पे रुकिए एक मिनट। यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो ये वे सभी क्रियाएं हैं, इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे। वे सभी क्रियाएं जिनसे जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति हो, यानी कि आपके पिताजी या आप कोई भी अगर शारीरिक अथवा मानसिक कार्य कर रहे हैं। शारीरिक और मानसिक कार्य के यहाँ पे मतलब है कि शारीरिक का मतलब हो गया कि कोई भी मजदूरी का काम कर रहे हैं। शारीरिक कार्य दो प्रकार से किए जा रहे हैं, एक शारीरिक होता है और एक मानसिक होता है। तो शारीरिक कार्य का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने शरीर के बल के द्वारा, आप ईंट उठा रहे हैं तो शारीरिक काम है, आप कलम चला रहे हैं तो यह एक मानसिक काम है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो यह एक मानसिक काम है। ठीक है, तो हम जितने भी कार्य करते हैं जिनसे हमें आय की, आय का मतलब होता है हमें सैलरी मिलती है, सैलरी के रूप में आपको पैसे मिलते हैं और पैसे का आप जो खर्च करते हैं, जो आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताए थे, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक का मतलब होता है हमारे जीवन प्रतिदिन जो भी रुपए का संगम चल रहा है, जो रुपए की प्रतिक्रिया चल रही है, वही हमारी क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि
अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, इसको आप अपने कॉपी में अवश्य लिख लें कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा क्या है। और ये भी छूट गया। देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था का बिहारवासियों की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहारवासियों को मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बिहार में अत्यधिक शारीरिक काम प्रसिद्ध है। किसी भी हमारे देश की राज्य, जो हमारा देश है भारत, इसको संपन्न बनाने के लिए हमारे बिहार के लोगों की शारीरिक कार्य की मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि हमारे राज्य में आप लोग जानते हैं उतने अच्छे रोजगार की व्यवस्था, मतलब एक तो बोल जाए उतनी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में भी इंडस्ट्री आए। तो हमारे राज्य के लोग किसी दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, वहां पे जाते हैं और वहां पे किसी इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, और उसके बदले वहां की गवर्नमेंट को इसका क्या होता है, फायदा होता है। हमारा हमारा बिहार का बस एक ही लक्ष्य है, हमारे देश का बस एक ही लक्ष्य है, हमारे देश के जितने भी राज्य हैं बस उनका एक ही लक्ष्य है कि हम बढ़े ना, हम तो बढ़ेंगे तभी हमारा राष्ट्र बढ़ेगा, लेकिन हम भले ही पीछे रह जाएं लेकिन हमारा राष्ट्र क्या रहे, आगे रहना चाहिए। यानी हम सबके लिए हमारा राष्ट्र ही क्या होता है, सर्वोपरि होता है। ठीक है, तो बिहार के लोग शारीरिक कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारे बिहार के लोग जब दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, तो उनकी शारीरिक मेहनत के कारण हमारा देश आगे की ओर बढ़ता है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था का संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं के मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए साथियों, आप किसी दुकान के पास जाते होंगे कोई सामान खरीदने के लिए, आप किसी किसान के पास जाते होंगे अनाज खरीदने के लिए, आप किसी बैंक के पास जाते होंगे पैसे निकालने के लिए। तो ये सभी किन क्षेत्रों में रखा गया है, इनके द्वारा हमारी राष्ट्र को क्या लाभ होते हैं, इनके बारे में भी हम इसी टॉपिक को समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। सबसे पहले हम इसी चित्र को बनाएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि देखिए साथियों, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना है ना, तो हमारी इस भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या बताइए हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को और भी नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं? इसको हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? उद्योग क्षेत्र के नाम से, उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग यह भी बोल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के अनुसार अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं: एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, देखिए हमारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को ही रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारी भारत देश की लगभग 60% जो आबादी है ना, वह कृषि पर ही निर्भर है। यानी कि मान लीजिए भारत में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से अधिकतर लोग, सबसे अधिक लोग क्या है जी, कृषि का कार्य ही करते हैं, और कृषि के कारण ही हमारे भारत देश का गौरव भी है। ठीक है, तो इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, और इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को रखा गया है। दूसरा है साथियों, आप लोग यह सुन रहे होंगे कि पशुपालन, पशुपालन को प्राथमिक क्षेत्र में क्यों रखा गया? ठीक है, तो जो पशुपालन होते हैं, पशुपालन से गाय, भैंस, बकरी, इनका हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं।
और मुर्गी पालन भी करते हैं, जैसे मुर्गी पालन भी होता है, कुक्कुट फार्म जिसे बोला जाता है, तो ये सभी पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। और इनका पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे राष्ट्र की गतिविधियां चलती रहें। गाय है तो उनसे दूध की प्राप्ति होती है, ठीक है। भैंस है उनसे भी दूध की प्राप्ति होती है। बकरी है उनसे भैंस और मांस दोनों की प्राप्ति होती है। मुर्गा मुर्गी जो सब है इन सबसे अंडे तथा मांस की प्राप्ति होती है। इसलिए पशुपालन को भी प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। क्योंकि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मानव की मूलभूत आवश्यकता 3 है: रोटी, कपड़ा, मकान। अब स्वास्थ्य को भी ला करके जोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा भी अब 5 हो गई है हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। अगर हमारे पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तब हमें क्या है, संपन्न व्यक्ति हैं। तो पशुपालन समझ गए। वन, साथियों ये दोनों रहे या ना रहे, वन जरूर रहना चाहिए। अगर वन ना रहे तो हम भी ना है। आप सभी देख रहे होंगे कि हाल ही में कितनी गर्मी पड़ी हुई है, ठीक है। लोग पेड़ों को काट करके अच्छे अच्छे मकान बना दिए, लेकिन जब गर्मी पड़ी तो जा करके उसी पेड़ के छांव के नीचे रह रहे हैं। हमारे गांव में बोले, हमारे देश के संपूर्ण जगह को बोले, इतनी गर्मी बढ़ी थी, इतनी गर्मी बढ़ी थी कि लोग जिस जगह पे रह रहे हैं, मकान पेड़ों को काट करके मकान बनवाए हैं, उस मकान को छोड़ करके जा करके किसी पेड़ के किनारे, पेड़ के नीचे रह रहे हैं, ठीक है। छोटा पेड़ है उसके नीचे 10-20 लोग भरे हुए हैं। कोई बड़ा पीपल का पेड़ है गांव में तो पीपल का पेड़ रहना जरूरी है, रहता भी है। उसके नीचे लोगों के मतलब ऐसे लोगों की जनसंख्या वहां पे बढ़ी हुई है, वहां पे लोग एकदम बस रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, दिन भर वहीं पे रह रहे हैं, रात भर वहीं पे रह रहे हैं, क्योंकि गर्मी ही इतनी बढ़ गई है। और यह लाइट लाइट कब आए और कब जाए इसका भी कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता। साथियों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मछली पालन। मछली पालन को भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। देखिए अब आता है द्वितीय क्षेत्र। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र में 3 भागों में इसको बांटा गया, यानी उद्योग क्षेत्र को, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक संभालती है, इसका सबसे अधिक श्रेय उद्योग क्षेत्र को भी जाता है। और जैसे कि इसमें उद्योग के अंतर्गत निर्माण और गैस एवं बिजली, ठीक है। और इसमें जो उद्योग होते हैं ना, वह कुटीर उद्योग, जो सबसे लघु, जो गाँव में लगा करते हैं, जो गाँव में मान लीजिए किसी ने क्या किया तो आटा चक्की मशीन खोल दिया, ठीक है, जिसमें गेहूं का वह पिसाई कर रहा है, ठीक है। किसी ने धान का कुटाई के लिए, यानी कि चावल बनाने के लिए, धान से चावल में परिवर्तन के लिए उसने कोई मतलब मशीन खरीद लिया। ये सभी कुटीर उद्योग जो ग्रामीण इलाके के छोटे छोटे लोग किया करते हैं। कुछ लघु उद्योग भी होते हैं, कुछ मध्यम उद्योग भी होते हैं, और बड़े उद्योग के बारे में जानबे करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है। गैस एवं बिजली और निर्माण, निर्माण का मतलब किसी वस्तु का निर्माण हो रहा हो, ऐसे उद्योग, ठीक है, जहाँ पे गैसों का निर्माण हो रहा हो, जैसे कि एलपीजी आप लोग जानबे करते हैं, एलपीजी हम लोग हमारे गैस में भरा जाता है, ठीक है। तो जो एलपीजी होता है ना, उसको बनाने की जो भी कंपनियां होती हैं, जो भी उसके भी कुछ ना कुछ उद्योग होते होंगे। बिजली, बिजली बनाने के लिए क्या बनाया जाता है, देखिएगा आप लोग, बिजली क्षेत्र होते हैं, बिजली उद्योग भी होते हैं, जहाँ से हमें बिजली प्राप्त होती है। तो ये सभी उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और साथियों आपको बता दें, यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया है, और तृतीय क्षेत्र से। पहले तृतीय क्षेत्र को समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। देखिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इस तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंक आते हैं, परिवहन आते हैं, संचार आते हैं, व्यापार आते हैं। जब आप किसी बैंक में विजिट करते होंगे तो बैंक क्या आपसे बोलता है कि आप हमारे अंदर, हमारे बैंक के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, आप यहाँ पे एसी का मस्त हवा खाइएगा, ठीक है, इसके बदले में आप हमें क्या दीजिए, पैसे दीजिए। नहीं, आप जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में इतने रुपए हैं, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे हैं, उसको पैसे क्या करना है, निकालना है। मतलब बैंक क्या कर रही है, आपकी सेवा कर रही है कि आप हमारे बैंक में पैसे जमा करें, इसके बदले में हम भी कुछ कमाएं और आपको भी कुछ दें, आपको हम सेवा देंगे, आप हमें बदले में क्या दीजिएगा, पैसे आप जमा कीजिएगा, तो उसका जो क्रेडिट होगा, जो उस पर सूद बढ़ेगा, वो कुछ उसमें आपको भी दिया जाएगा और कुछ बैंक अपने पास रख लेता है। अच्छा, बैंकिंग क्षेत्र को समझने का, जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने बैंक के अकाउंट में, अपने अकाउंट में आपने क्या किया कि 10,000 रुपये जमा किए, 10,000 रुपये क्या किए, जमा किए, ठीक है, 10,000 रुपये। कोई और व्यक्ति आता है और अपने अकाउंट में 50,000 रुपये जमा कर देता है। कोई और तीसरा व्यक्ति आता है, कोई अपने अकाउंट में 20,000 रुपये जमा कर देता है, ठीक है। कोई और व्यक्ति आता है, अपने अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कर देता है। मतलब अब योग जोड़िए, कितना हो गया, 50, 10, 60, 20, 70 और
75,000 रुपये आपके बैंक में, जिस बैंक में आपने खाता खुलवाया है, वहां पे क्षण भर में क्या हो गए, जमा हो गए। क्या इस 75,000 रुपये में बैंक आपको फ्री में, बैंक क्या है, गधा है भाई कि आपको फ्री में ला रहा, लाओ पैसा हम रख लेते हैं, चोरी वोरी होगा तो हम संभालेंगे, इससे कोई आपको फायदा है? तो उसको, आपको भी फायदा है और बैंक वालों को भी फायदा है। आपको यह फायदा है कि आपका पैसा सुरक्षित एक जगह है, और बैंक वालों को यह फायदा है कि इस पैसे को अब किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति, जिस जो जरूरतमंद है, उसको दे करके उससे कुछ ना कुछ पैसे ऐंठे जाए। जैसे कि मान लीजिए और आप ही में से कोई छात्र है, और छात्र चाहता है कि हम क्या करें, हमारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की फर्स्ट सेमेस्टर की फी भरनी है, इसके बदले में हम अपने बैंक से क्या उठा रहे हैं, सर मतलब जिस बैंक में अकाउंट है वहां से 60,000 रुपए का हम क्या कर रहे हैं, लोन की अर्जी डाल रहे हैं। आप जाते हैं मैनेजर के पास, वह बोलता है ठीक है, हम आपको 60,000 रुपए दे देंगे, और 60,000 रुपए में हमसे आप हम जब आप हमें रिटर्न कीजिएगा तो 8% के साथ रिटर्न कीजिएगा, यानी इस पे 8% ब्याज लगेगा। यानी कि 60,000 गुणे 8/100 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और 6 8 जा 48 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, हमको वापस करना पड़ेगा। यानी 60,000 प्लस 4800 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। देख लीजिएगा, ठीक ठाक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो 60,000, ठीक है, 6 8 48 रुपीज, मतलब 60,000 प्लस 4,800 रुपये, यानी कि 4,800 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, हमको जमा। 60,000 64,800 रुपया में क्या कर दीजिएगा आप, 60,000 रुपये लीजिए, लेकिन 64,800 रुपया आप में दीजिए। कुछ बैंक होते हैं अत्यधिक, लेकिन अभी जो बजट आया है इसमें 3% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, और 5% ही आपको, मतलब आपको 5% ही इसको भरना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी नए बजट में इसको लागू किया गया है, 5% ही एजुकेशन पे लोन लगेगा, कोई भी गवर्नमेंट बैंक से आप लीजिएगा तो जो आप लोग यह 4800 रुपये इस बैंक को दे रहे हैं ना, इस 4800 रुपये से ही यह बैंक अपना क्या करता है, खर्च निकालता है। आपके लिए एसी लगवा दिया है, अपने कर्मचारियों के लिए अपने कर्मचारियों का वेतन देना है, प्लस में यह 10,000 रुपये जमा किया है ना, इसको प्लस में इसके अकाउंट में 10 रुपया बढ़ा दिया जाएगा, अगले साल मतलब अगले महीने क्रेडिट कर दिया जाएगा सूद के तौर पे। इसको 50 रुपये दे दिए जाएंगे, इसको 20 रुपये, एक मतलब एक अनुमान बता रहे हैं, यहाँ सही नहीं है, एक अनुमान आपको बता रहे हैं समझाने के लिए। 5,000 रुपये हैं तो इसके अकाउंट पे 5,000 रुपये, 5 रुपये दे दिए जाएंगे। इस प्रकार इसका 10 रुपये बढ़ा, इसका 50 रुपये, इसके 20 रुपये, इसके 5 रुपये, इस प्रकार इसको बढ़ा दिए गए, जिस कारण इनको भी फायदे हो रहे हैं और बैंक को भी फायदे हो रहे हैं, और छात्र जो अपनी फी भी भरना चाहता है वह भी भर देता है। प्लस में जब इसके पास पैसे आते हैं तो 4800 रुपये के साथ 60,000 प्लस 4800 यानी कि 64,800 रुपये अपने बैंक को दे भी देता है। और अपने बैंक के पास जाते हैं, आपको पैसे निकालने होते हैं 5,000 रुपये, तो फिंगर दीजिए, सिग्नेचर कीजिए, आप पैसे निकाल करके ले जाइए, क्योंकि बैंक के पास अब इतना पैसा आ चुका है, ठीक है। यह बैंकिंग क्षेत्र है, यानी बैंक हमारी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। कोई लोन भी लेने जा रहा है तो उसकी भी सेवा हो रही है, आप पैसे जमा करने जा रहे हैं उसकी भी सेवा हो रही है, ठीक है। परिवहन, आपके घर अगर कोई ना कोई परिवहन होगा, साइकिल सबसे बढ़िया परिवहन है, नो डीजल, नो फ्यूल, नो पोल्यूशन, एकदम आदमी स्वस्थ भी रहता है, कोई बीमारी भी नहीं होती है, ठीक है ना। खराब होने का उतना डर रहता है कि खराब होगा तो क्या होगा, खराब भी हो जाएगा तो इसे टांग के लेके निकल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग परिवहन के क्षेत्र में भी इसका योगदान समझ सकते हैं। अगर आपके पास साइकिल है, अगर आप पैदल जाते होंगे तो बहुत ही अधिक समय लगता होगा, लेकिन अगर साइकिल से जाते हैं, मान लीजिए पैदल जाने में कहीं पे 60 मिनट का समय लगता है, यानी 1 घंटे का समय लगता है। साइकिल से जाते हैं तो वह 30 मिनट में पूरा हो जाता है, 20 मिनट में पूरा हो जाता है। वही आपके घर बाइक है तो वह 10 मिनट में पूरा हो जाता है। वही आपके घर कार है या बाइक है, या मान लीजिए 10 या 5 मिनट में आपको क्या करते हैं, इसी सफर को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो परिवहन का भी काफी योगदान हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है कि लोगों को अत्यधिक समय मिलता है अपने किसी भी कार्य को करने के लिए। साथियों, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही हो कि समझ में ना आ रही हो तो फिर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे, ठीक है। तीसरा है संचार। संचार क्या है, आप जिस मोबाइल फोन की मदद से, या आप जिस लैपटॉप की वजह से हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, या हम जिस मोबाइल की वजह से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं, या
तीसरी बात और बोला जाए कि आपके पिताजी बाहर काम कर रहे हैं और अपने घर से ही आप पिताजी को फ़ोन दौड़ाते हैं और बोलते हैं कि पिताजी नमस्कार, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, हमें कोचिंग की फ़ी भरने हैं और कुछ अपने खर्च के लिए भी चाहिए। आपकी मम्मी जो हैं, आपके पिताजी से बात करती हैं, आपकी मम्मी अपनी मम्मी से बात करती हैं कि मम्मी कैसी हो? ये सभी बातों का जो आदान-प्रदान हो रहा है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी डॉक्टर से बातचीत करके पूछ ले रहे हैं, अपना अपॉइंटमेंट कर ले रहे हैं कि हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपके क्लिनिक पे आएँगे तो उतनी देर रुकेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास उतने समय नहीं है। आप हमारा अपॉइंटमेंट लिख लीजिए, हमको समय दे दीजिए, हम उसी समय पर आपके पास जाकर के मिल जाएँगे। फ़ोन से ही सारी बातें हो जा रही हैं। आप किसी कहीं पे अपने दोस्त के साथ बात करना है, पहले तो दोस्त एक साथ घूमते-फिरते थे, आराम से मस्ती करते थे। आजकल के दोस्त वीडियो कॉल एकदम लग रहा है, वीडियो कॉल से बातचीत कर रहे हैं। अपने पिताजी से भी आप लोग फ़ोन से बातचीत कर रहे हैं। पहले संचार की व्यवस्था एक चिट्ठी थी, चिट्ठी 7 दिन में यहाँ पे आ रही है, 7 दिन में वहाँ पे जा रही है, यानी 14-15 दिन, महीने में 2 चिट्ठी आई इधर से या 2 चिट्ठी गई उधर से। इसी प्रकार हमारा दिन बहुत ही ढल जाता था। अब जो दिनों में काम होता था, जो महीनों में काम हो रहा है, वो सेकंडों में काम हो जा रहा है। किसकी वजह से? इसी संचार व्यवस्था की वजह से। साथियों, चौथा व्यापार। व्यापार यानी कि हमारी साख किसी की मतलब व्यापार का मतलब तो आप लोग यह जान गए कि उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली, जिसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग आते हैं। और आप यह भी जान लीजिए कि व्यापार किया कैसे जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, आता है आपकी दुकान में सामान खरीदने के लिए, बोलता है कि मुझे 10 रुपए का केक दे दीजिएगा, 10 रुपए का बिस्कुट दे दीजिएगा। तो बोलिएगा, "तू 10 रुपए का बिस्कुट खाए लायक बड़ा, तू 10 रुपया का खइबा, ओकरा से ज्यादा के तहारा औकात नइखे।" कोई बच्चा आ रहा है, बोल रहा है कि मुझे 2 रुपए का चॉकलेट दे दीजिए। 2 रुपए का चॉकलेट, इससे आपको क्या फ़ायदा भई? ठीक है? तो 2 रुपए का चॉकलेट हम ना देम तोरा के जो भाग जैसे, ऐसे आप लोग बोल दीजिए। या कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है आपकी दुकान पे और आप वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति चलने में थोड़ा असमर्थित है, वो खड़ा भी कहीं पे ठीक से नहीं हो पा रहा है और अपनी कुर्सी आप उसको नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं, "बोलिए काका क्या चाहिए?" चाहिए आ जाते हैं ऐसे-वैसे। तो क्या वो फिर से आपकी दुकान पे जाएगा? या आप ही किसी के दुकान पे जाते होंगे, अगर वो आपके भैया बोल कर के बोलता है, "बोलिए भैया क्या चाहिए? पानी-वानी लाएँ, पानी-वानी पिला दें, उसके बाद कोई सामान ले लीजिए तो लेना हो तो।" तो फिर आप उसकी दुकान में अवश्य जाइएगा। या कोई तीसरा व्यक्ति है, मान लीजिए आपकी दुकान से जा रहा है और बोल रहे हैं आप किसी दुकान पे जा रहे हैं और आपके पास 100 रुपए हैं और सामान आपने खरीद लिया 130 रुपए का, ठीक है? तो 30 रुपए अब लहाज़ कहाँ से लाएँ, कहाँ से लाएँ, कहाँ से लाएँ? तो दुकानदार को बोलते हैं कि ठीक है, हम अगली बार आएँगे तो आपको 30 रुपए वापस दे देंगे, ठीक है? आप दुकानदार के पास वो बोलता है, "ना, 30 हम तोरा पे भरोसा नइखे, ते जो हम तोरा के ना देम", ऐसे आपसे बातचीत करता है, ठीक है? आप सामान रख दीजिए, हम आपको नहीं देंगे। तो क्या आप दोबारा उस दुकान पे जा पाइएगा? नहीं। लेकिन अगर वो आपको 30 रुपए उधार दे देता है, अगर आपके हाँ, इसी अर्थशास्त्र में हम लोग साख का मतलब भी समझेंगे, ठीक है? तीसरे अध्याय में मुद्रा बचत एवं साख में, वहाँ पे इसका विस्तृत चर्चा किया जाएगा। तो दुकानदार आपको बोल देता है, ठीक है, ले जाइए, आप आइएगा तो दे दीजिएगा। फिर जाइएगा 30 रुपए देने, अगर कोई भी सामान आपको खरीदना होगा तो फिर उसी दुकान से खरीदिएगा। तो मतलब व्यापार करने का माध्यम होना चाहिए। आप हमसे जुड़ पा रहे हैं अभी तक, मतलब आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं, ठीक है? तो व्यापार का एक माध्यम होना चाहिए जो 2 व्यक्तियों के बीच रहनी चाहिए, मतलब 2 व्यक्तियों की बोलचाल के बीच रहनी चाहिए। यह है तृतीयक क्षेत्र। तो हाँ, यह भी चर्चा कर लेते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से कैसे प्रश्न आए हैं। उसके बाद अभी इस वीडियो को समापन किया जाएगा और अगले वीडियो में हम लोग ये सभी राष्ट्रीय आय में, अच्छा इसको भी यहाँ तक खत्म करके अर्थव्यवस्था के प्रकार हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, तो प्राथमिक क्षेत्र से यह क्वेश्चन आया कि किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को। यह भी क्वेश्चन आया, उद्योग क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को। क्वेश्चन आया है कि कृषि को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन को प्राथमिक क्षेत्र, वन को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र, मछली पालन को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ पे उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली, कुटीर, लघु, मध्यम, बड़ी, ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यह क्वेश्चन है, बैंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र ऑप्शन न देकर के सेवा क्षेत्र दे देगा, तो आपको सेवा क्षेत्र को टिक करना होगा। यानी चूंकि आप लोग जान चुके हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और यहाँ भी यह भी क्वेश्चन आया कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है? उसके बाद देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वह 1901 की बात की जा रही है। 1901 में इस प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखिए कितना है, यानी कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है?
63.6%, 63.6% इसका क्या है, योगदान है। वही 1947 में जब देखा गया कि प्राथमिक क्षेत्र से कितने हमारे देश को लाभ हो रहा है, तो मात्र 58.7%। फिर जब 2007 में इसकी गणना की गई तो 2007 में यह पाया गया कि भारत में मात्र 22%, 22.0% ही प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। मतलब जिस प्रकार हमारी जनसंख्या बढ़ रही है ना, लोग कृषि को काफी छोटा क्षेत्र मानने लगे हैं। देखिएगा, आप भी किसी किसान के पास जाइएगा तो उससे उतनी अच्छे तरीके से बात नहीं कीजिएगा जितने किसी पुलिसकर्मी के साथ, जितने किसी दूसरे बैंक के कर्मचारी के साथ, जितने किसी दूसरे उद्योगपति के साथ बात कीजिएगा। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटते चला जा रहा है, क्योंकि लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, और शिक्षित होते जा रहे हैं तो उनका बस एक ही लक्ष्य हो रहा है, कोई ना कोई सरकारी नौकरी लेंगे या कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे। तो साथियों, यह भी जान लीजिए, हमारे देश का सबसे अच्छा काम जिससे हमारे देश के लोग भूखे नहीं सो पाते हैं, वह इन्हीं प्राथमिक क्षेत्र, इन्हीं किसानों का ही योगदान है। तो सबके अंदर किसान उजागर रहनी चाहिए, सबको पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों की, प्राथमिक क्षेत्र में लोगों की रुचि क्या हो जा रही है, घटती चली जा रही है। वही द्वितीय क्षेत्र की बात किया जाए तो द्वितीय क्षेत्र में अगर बात किया जाए 1901 में, तो 12.7% इसका योगदान है। वही बात किया जाए 1947 में, तो 1947 में हमें 14.3% है। बात किया जाए 2007 में, तो 2007 में इसका योगदान 22% है। ठीक है, यानी कि 1901 में मान लीजिए इसमें बहुत कम योगदान है, 1947 में, और 2007 में जब गणना की गई तो सबसे ज्यादा, मतलब इसका दिन प्रतिदिन यहाँ पे तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन इसमें उछाल आ रहे हैं, इसमें घटोतरी देखी जा रही है, इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। मतलब अब प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ के लोग द्वितीय क्षेत्र की ओर निर्भर हो रहे हैं, और इन द्वितीय क्षेत्र तभी चल सकते हैं जब प्राथमिक क्षेत्र की आवश्यकता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, मान लीजिए कि आप कोई कुरकुरे खाते हैं, आप कोई चिप्स खाते हैं, तो वह चिप्स क्या बिजनेसमैन खुद उगा लेता है, वह इसके लिए किसानों पर निर्भर रहता है। और किसान जब आलू का उत्पादन करते हैं तो यह बिजनेसमैन जाकर के उनसे खरीद करके आलू का क्या बनाता है, चिप्स बनाता है, जिससे आपके पास पहुंच पाता है। तो यही बात है। तो दिन प्रतिदिन द्वितीय क्षेत्र में लोगों की रुचि क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए तृतीय क्षेत्र भी, तृतीय क्षेत्र में बोला जा रहा है कि 1901 ईस्वी में इसकी रुचि थी मात्र 23.7%, इसका योगदान था हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने में। वही बात रहा 1947 में, तो 1947 में इसका योगदान 27% हुआ। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए कि 2007 में, तो 2007 में 56% हो गया, 56.0। यानी कि दिन प्रतिदिन इस सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ही अधिक बढ़ चुका है। आज भी देखिएगा, कोई भी लोग, कोई ना कोई कर्मचारी अच्छे कपड़े पहनेंगे, लोगों के साथ ठाट बाट से रहेंगे, लोगों को अधीन करके रखेंगे, यही सबके मन में चलता रहता है। ठीक है, तो इनका गुजारा, द्वितीय क्षेत्र वालों का गुजारा जो है, या तृतीय क्षेत्र वालों का गुजारा द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर है, और द्वितीय क्षेत्र वालों का गुजारा किस पे निर्भर है, प्राथमिक क्षेत्र। अगर प्राथमिक क्षेत्र क्या करेगा, कृषि नहीं करेगा, तो द्वितीय क्षेत्र नहीं चल पाएगा, यानी किसी भी वस्तु का ये निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर द्वितीय क्षेत्र नहीं चला तो तृतीय क्षेत्र भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह जितने भी पैसे हैं, जितने भी पैसे ये दोनों कमाते हैं, या ले जाकर के इनके बैंक में जमा करते हैं, इनसे कोई भी गाड़ियां खरीदते हैं, और गाड़ी खरीद करके अपने काम को, इनसे कोई गाड़ी खरीदते हैं और कोई भी कार्य को अपने आसान जीवन में बनाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर प्राथमिक क्षेत्र इनका क्या है, जड़ है, अगर ये टहनी है या उसके क्या है, मतलब ये टहनी और शाखा है, ये उसके पेड़ पत्ते, इसके जो क्या बोला जाए, जो ऊपर वाला भाग होता है, एक तरफ से बोल दीजिए पत्ता बोल सकते हैं, ठीक है, वो है। ठीक है, तो यह मान लीजिए क्या है, जड़ है। मतलब अगर जड़ को ही काट दिया जाए तो ये दोनों अपने आप क्या हो जा सकते हैं, खत्म हो जा सकते हैं। इसलिए हमें सबसे अधिक सम्मान, सबका सम्मान करना चाहिए, अपने से छोटों का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। द्वितीय क्षेत्र मिल जाए, तृतीय क्षेत्र मिल जाए, तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र वालों को नमस्कार कीजिए, क्योंकि अगर यह है तो यह है, अगर यह है तो यह है, अगर ये दोनों है ना तभी यह है, अगर ये नहीं रहेंगे तो ये दोनों भी रहने वाले नहीं हैं। इसलिए किसान को हमारे देश का अन्नदाता बोला जाता है। किसी भी किसान को देखिए तो विनम्र भाव रखिए उनके प्रति, उनसे अच्छे से बात कीजिए। ठीक है, चलिए इन्हीं सभी पंक्तियों के साथ आज इस वीडियो का समापन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी बातों को समझाया गया है जो अभी हम इसको समझा दिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें, जो हमसे बड़े हैं, हमारे जो
हमसे बड़े लोग हैं जो ये भी देख रहे हैं, तो आप हमें अपना आशीर्वाद दें और अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को साझा अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, एक आपसे मदद भी चाहिए कि अगर आपको जो भी हमारे इस वीडियो में कमी दिख रही है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए, किसी की भी बुराई की जाती है या किसी के बारे में बताया जाता है, वो और अधिक बेहतर हो, तो इससे आपको भी पुण्य मिल सकता है। आपको ये अच्छी मतलब आपकी अच्छी आदतें हो सकती हैं। तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।